नमस्कार दोस्तों, पंथ पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में श्री नरदेव सिंह जम्वाल जी की लिखी एक डोगरी कहानी पगला, जिसका हिंदी अनुवाद किया है श्री यश सरोज जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। पिता की मृत्यु पर भी वह नहीं रोया था, और रोता भी कैसे। पालने में खेलने वाले 5-6 महीने के बालक को इस बात की क्या समझ हो सकती है कि माँ बाप क्या होते हैं। रोना तो दूर, वह तो अंगूठा चूसते चूसते हंसने लगता था जब कोई उसे कुलच्छना या अभागा मानकर दिल की भड़ास निकाल रहा होता। अभी उसने रेंगना ही शुरू किया था कि वह एक नई दुनिया में पहुंच गया। यह दुनिया थी उसकी ननिहाल। वहाँ की हर सूरत उसके लिए अजनबी थी। केवल 2 चेहरे ही कुछ जाने पहचाने थे। एक माँ का चेहरा था, जिसकी गोद में बैठकर वह दूध के लिए रोता या दूध पीकर खेलता। दूसरा चेहरा उसके भाई का था, जो चारपाई पे लेटे लेटे कभी कभी उसके साथ खेलता था, कभी गोद में उठा भी लेता था। उसकी गोद में वो हमेशा ऐसे महसूस करता जैसे केले के फल की तरह लटक रहा हो। ज़मीन पर गिरने से होने वाले दर्द की अभी उसे पहचान ही नहीं थी। वह उसके साथ एक छिपकली की तरह चिपटा रहता। और फिर एक दिन ये दोनों परिचित चेहरे भी उसकी आंखों से ओझल हो गए। अब पिछले 2-3 महीनों से केवल एक ही चेहरा निरंतर उसकी आंखों के सामने रह गया था, जो उसकी नानी का चेहरा था। नानी की गोद में बैठकर दूध पीते समय भी वह नहीं रोया था। दूध पिलाने वाली उसकी माँ नहीं थी, परंतु दूध का स्वाद तो वही था। हाँ, कांच की शीशी का दूध उसने हाथ लगाते ही पहचान लिया था। फिर 6-7 बरस के बाद वह रोया तो नहीं था, पर यह ज़रूर महसूस करता रहा था कि जिस नानी की आंचल की छाँव में उसने इतने बरस काटे थे, वह आज ज़मीन पर लेटी हुई थी और सभी कह रहे थे बुढ़िया मर गई है। फिर उसकी आंखों के सामने ही लोग बुढ़िया को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर, उसके गले में फूल मालाएं डालकर उसे कहीं ले गए थे। वह दोबारा फिर कभी नहीं आई। उसके बाद उसे नई नई बातों का पता लगना शुरू हुआ कि यह उसकी ननिहाल है, उसके बाप नहीं है। उसकी माँ और भाई हैं, लेकिन वे दोनों दूर रहते हैं। वे जहाँ रहते हैं वही उनका घर है। माँ और भाई की बात सुनते ही उसके रोम रोम में मोहब्बत की एक लहर दौड़ने लगती। कितने ही चेहरे उसकी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाते। वह मेले में गुम हुए बच्चों की तरह कभी एक तो कभी दूसरे की ओर लपकता, लेकिन उन दोनों के चेहरे पहचान नहीं पाता। उसे तो यह भी याद नहीं था कि उसने कभी अपनी माँ और भाई देखे भी थे। वह कैसी माँ है जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को काटकर इतनी दूर फेंक दिया है। दूसरे बच्चों की माताओं को उन्हें नहलाते, खिलाते, पिलाते या दुलार करते या प्यार से स्कूल भेजते देखकर वह विचारों की दुनिया में खो जाता, और फिर उसे ऐसा लगता जैसे उसकी माँ भी उसे नहलाकर खिला पिला रही है। और जब वह माँ को पुकारने की कोशिश करता तो उसका वह सपना टूट जाता। उसकी माँ तो नहीं होती, परंतु उसके आसपास कोई ना कोई उस पर हंस रहा होता। वह हंसी उसके लिए जहर से बुझे तीर से कम न होती। उसे यह भी नहीं मालूम था कि जब वह कोई बात करने लगता, उसकी आवाज़ उसका पूरा पूरा साथ नहीं देती, और कई बार अपनी बात समझाने के लिए उसे अपने हाथों और आंखों से काम लेना पड़ता है। उसकी इन हरकतों पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े बूढ़े भी हंस देते थे। वह हंसी उसके सीने पर तेज़ चाकू की धार की तरह काटती सी लगती, और उसके दिल पर हीनता की धुंध सी छा जाती। उसे अपने आप से नफरत होने लगती। फिर उसका दिल करता कि वह दहाड़े मार मार कर रोए। जब कोई उसे बेवकूफ़ कहता है, उसे अपनी नानी की याद आती है। उसके सामने उसे कोई मूर्ख नहीं कह सकता था, लेकिन अब बात बात पर उसे बेवकूफ़, पागल, कुत्ता और गूंगा कहा जाता है। उसका मन होता कि कहीं दूर भाग जाए, वहाँ जहाँ उसकी माँ और भाई रहते हैं। फिर कौन माई का लाल उसे इन नामों से पुकारने का साहस करेगा। फिर एक दिन वह बहुत खुश था। उसने देखा
उसके घर के सभी लोग खुश हैं। उसने सोचा, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि मेरा मामा मुझे माँ के पास छोड़ने जा रहा है, लेकिन ये सब क्यों खुश हैं? सिर से बला टल रही है, शायद इसलिए। यह सोचकर वह खुद ही हंस पड़ा। तो ये मुझे आज तक एक बोझ ही समझते थे। उसके मन में एक सवाल उठा, ये कैसे हो सकता है? मन के एक कोने से जवाब मिला। वह सोच रहा था, नानी की मौत के बाद उसने हमेशा ही अपनी शक्ति से अधिक काम किया था। मामा का बड़ा बेटा हालांकि उससे बड़ा था, लेकिन वह पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार पानी ढोता था, वह भी तब जब उसकी मर्जी होती थी। पर उसे तो रोज़ सुबह ढोर बांधना, मेमनों को चारा पानी देना, आंगन झाड़ बुहार कर कूड़ा बाहर फेंकना होता था। और तो और उसने तो दीवारों की पुताई तक की थी। ऐसा कौन सा काम था जिसे वह ना करता था? चलो जान छूटी। कपड़े पहनते पहनते उसके होंठों पर मुस्कुराहट कुछ और चौड़ी हो गई थी। फिर जब वह अपने मामा के साथ घर से निकला तो उसे लगा कि उसके जाने का किसी को कोई दुख नहीं है, किसी की भी आंखों में नमी नहीं है। खुद उसकी आंखें भी नहीं भीगी। लेकिन ड्योढ़ी लांघते ही उसकी आंखों के आगे उसकी नानी का चेहरा घूम गया। पल भर को उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसकी आंखें छलकने ही वाली थीं कि उसने अपने आंसू पलकों पर ही रोक लिए। कौन जाने जाते जाते भी कोई उसकी हंसी उड़ाने लगे। गाड़ी में बैठकर सफ़र करने का ये उसका पहला अवसर था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे ऑपरेशन के बाद कोई अंधा पहली बार दुनिया देख रहा हो। पहाड़ी की उस कोख से उसे भला कहाँ नज़र आती थी ये सड़कें, ये बाज़ार, ये दुकानें, ये तरह तरह के लोग। उसने तालाब के किनारे बैठकर इनकी सिर्फ बातें ही सुनी थी, लेकिन आज वह इन सारे नज़ारों को अपनी आँखों से देख रहा था। नए माहौल में आज़ाद पंछी की तरह उड़ रहा था। उसके पंख उसे इतनी तेज़ी से उड़ाए ले जा रहे थे कि सभी कुछ बड़ी जल्दी पीछे छूटता जा रहा था। उसका मन एक अजीब सी मस्ती से भर गया था। वह बहारों के गीत गाना चाहता था, अपनी छोटी सी चोंच खोलना चाहता था, लेकिन वह जब भी कुछ पूछने कहने के लिए अपने मामा की ओर देखता, वह उसे चुप रहने का इशारा कर देता और वह किसी ऐसे भिखारी लड़के की तरह मन मार कर रह जाता जिसके सामने कोई पैसा जेब से तो निकाले, लेकिन उसे ना देकर फिर से जेब में डाल ले। वह मायूसी के अंधेरे में डूबने डूबने को हो जाता, लेकिन तभी उसकी माँ और भाई की बाहें उसे इस काले भंवर से उबार लेती। वह उनका स्नेह हर पल गहराता अनुभव कर रहा था और उसकी होंठ हंसी से फैलते जा रहे थे। यहाँ आकर भी उसे खुशी नसीब न हुई। मामा के जाने के बाद भी वह स्वयं को उस बैल की तरह महसूस कर रहा था जिसे हल में जोतने के लिए खरीदार खूंटे से बांध गया हो। जिस प्यार, जिस ममता की खोज में वे यहाँ आया था, उसकी एक झलक भी उसे देखने को नहीं मिली थी। 2-3 दिन के अनुभव में ही वह सोचने पर विवश हो गया कि भाई की बात तो खैर छोड़ो, लेकिन क्या कोई माँ भी ऐसी हो सकती है जो रोटी खिलाते समय बेटे से कहे, पानी भी तो पी, सिर्फ खाना ही खाया जाता है। उसने तो दूसरी माँओं को अपने मुंह का कौर निकालकर अपने बच्चों को खिलाते देखा था। दूर क्यों जाना, खुद उसकी नानी भी उसे ऐसे ही खिलाती थी। अपनी नानी और माँ की तुलना करते करते वह गहरी चिंता में डूब जाता। वह माँ की दोनों आंखों में कुछ तलाशता, किंतु निराशा ही हाथ लगती। उसे अपनी नानी की आंखों में, जिन्हें वह कुछ कुछ भूलता जा रहा था, अधिक ममता, अधिक प्यार देखने को मिलता था। भगवान ने उसके साथ जो न्याय किया, उसके लिए वे अपनी माँ की आंखों में 2 आंसू देखने के लिए तरस गया था। उसे नहीं लगता था कि उसकी माँ ने उसके सामने तो क्या, कभी उसके पीठ पीछे भी 2 आंसू गिराए हों। हमदर्दी के 2 मीठे बोल सुनने को उसके कान लगे के लगे रहे। नहीं, यह मेरी माँ नहीं हो सकती, कभी नहीं, वह सोचता। पिछले 8-9 वर्ष माँ और बेटे के बीच कितनी बड़ी खाई बना गए थे। उसको यह शक रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता और उसकी आंखें चाहे अनचाहे भर भर आती। उसने अपने विचारों को कभी अपनी माँ या भाई पर जाहिर नहीं होने दिया था।
यहाँ और वहाँ में बस इतना ही फ़र्क उसने महसूस किया था कि यहाँ कोई उसकी बातों पर हंसता नहीं था, लेकिन यहाँ उसकी बातों का कोई सीधे मुंह जवाब भी तो नहीं देता था। उसे यहाँ भी उन्हीं नामों से बुलाया जाता था जो ननिहाल में उसकी पहचान बन गए थे, बल्कि यहाँ तो एक और नाम उसके भाई ने दे दिया था, पगला। यह शब्द गर्म शीशे की तरह उसकी कानों से दिल में उतर जाता था। इस माहौल से तंग आकर उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो। उसने अपनी तरफ से ये बात काफ़ी सोच समझ कर कही थी। उसने सोचा था, माँ भाई का यह व्यवहार शायद घर की गरीबी के कारण है। भाई के वेतन से इन दोनों की गुजर बसर ही मुश्किल से होती होगी, फिर ये मुझे देखकर क्यों खुश होने लगे। माँ का जवाब सुनकर वह जलकर कोयला हो गया। तू बाप का सर नौकरी करेगा? उसके मुंह से अचानक निकल गया। बर्तन तो मांज ही लूँगा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसने उसकी आंखों में एक अजीब व गरीब चमक को उभरते देखा था। शाम को उसने माँ को अपने बड़े बेटे से इस संबंध में बातें करते सुना और दूसरे दिन ही वह अपने भाई के साथ एक होटल में जा पहुँचा। उस समय उसके चेहरे पर उसके मन में खुशी की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में खुशी शायद यह सोचकर पसर आई थी कि चलो रोटी तो पेट भर कर मिलेगी, या फिर ये सोचकर कि माँ और भाई का कुछ तो बोझ कम होगा। वह क्या सोच रहा था ये तो वही बतला सकता था, लेकिन उससे ये सब पूछता कौन। उसका भाई जा चुका था और उसके सामने जूठे बर्तनों का ढेर पड़ा था। 1 साल गुजर गया, वही होटल, वही बर्तन। हाँ, ग्राहक ज़रूर नए नए आते थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटे लोग, लड़खड़ाते गिरते शराबी। 1 साल में उसने तरह तरह के लोगों को देखा था। उस पर हंसने वाले भी कई लोग थे, पर ऐसे भी कई लोग उसकी नज़रों के सामने से गुजरे जिन पर वह हंसता था। छुट्टी वाले दिन जब वह अपने कपड़े धोकर, नहाकर और धुले कपड़े पहनकर अपने बाल संवारते समय शीशा देखता तो उसका चेहरा चमकने लगता। वह सोचता, होटल में आने वाले कई बाबुओं से वह सुंदर है। उसका भाई महीने में एक बार आता मालिक से उसकी तनख्वाह लेने। वह जाता हुआ उसे 5 रुपये दे जाता था, लेकिन भाई ने कभी दिखावे के तौर पर भी उसका हाल चाल नहीं पूछा था। वह भाई को जाते हुए तब तक देखता रहता था जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता था। भाई के जाने के बाद वह 5 का नोट जल्दी से अपने बटुए में रख लेता। यह बटुआ उसे उसकी नानी ने दिया था। बटुआ छूते ही उसकी आंखें भीग जाती, लेकिन इससे पहले कि उसके आंसू बहते वह जूठे बर्तनों के ढेर पर जा बैठता, ताकि कोई आंसू गिरे भी तो बर्तनों को धो रहे पानी के साथ बह जाए। इस बीच उसने अपनी माँ को केवल 2 या 3 बार ही देखा था। यह संयोग ही था कि वह इधर से गुजरी थी और दोनों की नज़रें एक ही समय पर एक दूसरे की ओर उठ गई थी। माँ हर बार चलते चलते एक पल रुककर आगे बढ़ गई थी और वह उसके जाने के बाद इस बात पर पछताता रहा कि उसकी नज़रें बर्तनों से उठी ही क्यों। इस बार जब उसका भाई उसकी तनख्वाह लेने आया तो उसे खुशखबरी मिली थी। उसके भाई ने चलते चलते होटल के मालिक से कहा था, इस शुक्रवार को मेरी शादी है, बारात उसी दिन आएगी, हो सके तो उसे भेज दीजिए, नहीं तो मैं ही आकर ले जाऊंगा। वैसे हमारे गांव में बस जाती है, लेकिन इस पगले को कहाँ मालूम होगा। उसने यह सब सुना तो भीतर ही भीतर बड़ा खुश हुआ था। उसे आज भाई के पगला कहने पर भी गुस्सा नहीं आया था। ननिहाल में उसने 3-4 ब्याह देखे थे, वैसी ही रौनक अब उसके अपने घर में होगी। वह भाभी की गोद में बैठा है, एकदम राजकुमार लगता है देखने में। बाहर बाजे बज रहे हैं, अंदर ढोलकी बज रही है। वह सालू के लंबे घूंघट में से झांककर भाभी का चेहरा देखने की कोशिश करता है। सुंदर मुखड़ा, अधखुली आंखें, लाल होंठ। जल्दी से बर्तन ला। मालिक की आवाज़ ने उसे उसके स्वप्न लोक से घसीटकर ज़मीन पर ला पटका। शुक्रवार तक उसने कितनी ही बार उंगलियों में दिन गिने। आखिर शुक्रवार भी आ गया।
आज सुबह से ही उसकी नज़र बार बार बाहर भटक रही थी। हर बार उसे भाई की जगह कोई ग्राहक आता दिखाई देता। जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था उसका मन भी डूबता जा रहा था। और फिर रात आ गई। वह रोनी सी सूरत बनाए बर्तन मांजता रहा। फिर काम ख़त्म करके वह रजाई ओढ़कर लेट गया, परंतु आंखों में नींद कहाँ थी। वह सोच रहा था बारात बगैर उसके ही चली जाएगी, लेकिन रस्म के मुताबिक दूल्हे को बूट तो उसी ने पहनाने थे, और फिर कल उसे भाभी की गोद में भी तो बैठना है। वह सारी रात करवटें लेता रहा। दूसरे दिन उसने बर्तन मांजते मांजते ही होटल के मालिक को दूसरे नौकर से कहते सुना, इसका भाई कामकाज में फंसा होने के सबब से नहीं आ पाया, तुम इसे गाड़ी में चढ़ा आओ। फिर मालिक ने उसे बुलाकर 5 रुपए का एक नोट दिया और कहा, फल ले जाना, परसों तक वापस आ जाना। 5 रुपए का वह पहला नोट था जो एकदम नया था, कहीं से मुड़ा तुड़ा नहीं था। वह मुस्कुराता हुआ होटल के मालिक की तुलना अपने मामा और भाई से करने लगा। बाप को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही बहू लेकर बारात भी आ पहुंची। शोरगुल में वह घबरा सा गया। उसके मन में उस समय खुशियों का एक सागर लहरा रहा था। भाभी की गोद में बैठने के चाव में वह यह भी भूल गया कि माँ ने उसे खाने के लिए पूछना तो दूर, चाय पी लेने के लिए भी नहीं कहा था। ये उसका अपना घर है, उसे खाने के लिए कोई क्यों पूछने लगा। यह सोचकर वह वापस आए बारातियों के साथ खुद ही आसन पर बैठ गया। अंदर बहू पूजा के लिए बैठी हुई थी। दरवाजे में से वह सब कुछ देख रहा था। बहू गुल्लरों से मुट्ठियाँ भर रही थी कि किसी ने मजाक किया, बहू का हाथ तो काफ़ी खुला लगता है। उसका मन खुशी से उछल उठा। अच्छा, अब देवर को गोदी में बिठाओ, देर क्यों हो रही है। ये शब्द सुनते ही उसने जल्दी जल्दी हाथ धोए। चावल थाली में ही रह गए। वह खुशी से पगलाया सा उठ दौड़ा। यह बोबो का छोटा लड़का है ना, यह भी तो देवर ही है। अब उस पगले को कहाँ ढूंढें, और ज़रूरत भी क्या है। दरवाजे के अंदर पाँव रखते ही माँ के ये शब्द उसके कानों में पड़े और उसे यूं लगा जैसे वह किसी एक गहरी खाई में धकेल दिया गया हो, जहाँ से उसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुन सकेगा। लाल परी और उसकी गोद में बैठा राजकुमार उसका मजाक उड़ाते हंस रहे थे और उसके मन के उबाल मुंह ज़ोर हो रहे थे। वह दूसरे कमरे में चारपाई पर जा गिरा। इस रात ना चाहते हुए भी उसे वहीं रहना पड़ रहा था, और अब उस सारी रौनक, बच्चों, औरतों की हंसी सब जहर लग रहे थे। वह कान लपेटकर सो गया, कुछ बोला नहीं। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी जब दूसरे कमरे में नई बहू और उसके साथ आई औरतों को सुलाकर उसकी माँ उसी कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लुढ़क गई। उसका भाई भी वहीं सोया हुआ था। भाई ने उससे एक बात तक न की थी। यह भी उसे इतना बुरा नहीं लगा था जितना अब, जब उसकी माँ आकर चुपचाप लेट गई थी। उसकी खामोशी वह सहन नहीं कर पाया। आंखें खूब रोने लगी। ये लोग मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं हकलाता हूँ। और क्या बुराई है मुझ में? क्या पागलपन है मुझ में? यह मेरी माँ भी, जिसने मुझे जन्म दिया, थोड़ा बहुत दूध भी पिलाया है, मुझसे मुंह मोड़ बैठी है। आखिर क्यों? क्या गुनाह, क्या जुर्म किया है मैंने? मेरी माँ ही जब मुझे बोझ समझती है तो फिर दूसरों का इसमें क्या दोष है? इस पगले को तो शादी में भी न बुलाया जाता, पर दुनियादारी तो निभानी ही थी। उसके संदर्भ में आपस में बात करते हुए उस औरत ने आज ठीक ही कहा था। उसकी और उसकी पीठ थी, लेकिन उसने एक एक शब्द साफ सुना था। लोकाचार। एक जहर सा बिखर गया था उसके होंठों पर। किसी पर बोझ बनकर जीना भी कोई जीना है? मुझे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, पैदा होते ही। तब न सही, अभी सही। इस जीने से तो मर जाना अच्छा है। उसके गर्म गर्म आंसू कान के पीछे से लुढ़कते हुए चारपाई में जज्ब होते जा रहे थे। वह उनसे एकदम लापरवाह मरने की तरकीबें सोच रहा था। गाड़ी के नीचे आकर, नहीं, उसके रोंगटे खड़े हो गए। होटल के सामने गाड़ी के नीचे आए आदमी की लाश
लहू से लथपथ उसका जिस्म, ये विभत्स दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर आया। क्यों ना कुएं में छलांग लगाऊं? उसे अंधेरे में भी गांव के कुएं का पानी दूर नीचे तारे की तरह चमकता दिखाई दे रहा था। तभी उसे होटल में आए एक ग्राहक की बातें याद आई। वह दूसरों को आंखों देखी सुना रहा था। जो औरत परसों कुएं में से निकाली थी, उसकी तरफ तो देखना भी मुश्किल था। कैसा तो फूल गया था उसका शरीर। उसकी छोटी सी देह फिर कांप उठी। फिर क्या करूं? बड़ी बेचैनी से उसने करवट ली। कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी। माँ बेटा दोनों ही धीरे धीरे बातें कर रहा था। कुछ पैसे तो वहीं नेक देने में निकल गए। बाकी 85 रुपये गाड़ी वालों को दे दिए। जो थोड़े से बचे हैं उनमें आते जाते सब्जी और मिठाई खरीद ली। अब मेरी जेब में 1 या 2 रुपये ही होंगे। यह भाई की आवाज़ थी। परसों जब बहू मेके जाएगी तो कम से कम 50-60 रुपये लगेंगे। मेरे पास अब भी 10-12 रुपये ही होंगे। माँ कह रही थी। मैं यही तो सोच रहा हूँ, घर पहले से ही खाली है, ऊपर से ज़रूरत। कौन इतने पैसे देगा? अगर कोई दे भी दे तो वापस कैसे करेंगे? भाई बोला। यह समय तो किसी तरह निकले। बाकी तो खैर चन्नू की तनख्वाह से कुछ ना कुछ घिसटता ही है। वह पगला कहाँ हिसाब पूछेगा? माँ की यह बात सुनते ही उसके होंठों पर हंसी बिखर गई। चलो, उसकी न सही उसकी कमाई की ज़रूरत तो है। उसकी ज़िंदगी बेकार नहीं। फिर वह मरने के बारे में क्यों सोच रहा है? उसे तो जीना चाहिए। उसके चेहरे पर संजीदगी खींच आई। होंठ फड़फड़ाने लगे। अरे चन्नू, तू जिस जीवन को बोझ समझ रहा है उस पर तो ये लोग आस लगाए बैठे हैं। चल, अपने लिए ना सही, इनके लिए ही सही, जीवन का ये जहर भी पी ले चन्नू। वह एक नए उत्साह से भर गया। उसे लगा उसके चारों ओर जिंदगी ही जिंदगी है। वह एक बादशाह है जो मखमली गद्दे पर लेटा है और उसके महल के दरवाज़ों पर लोगों को नोट बांट रहा है। उसने बड़े गर्व से एक आंख भिखमंगों की भीड़ पर डाली जिसमें उसका भाई भी खड़ा था, हाथ फैलाए। इस सपने में खोए खोए न जाने कब उसे नंगी चारपाई पर ही नींद आ गई। सुबह वह जल्दी उठ बैठा। उसने देखा रात देर तक बातें करती करती थकी हारी उसकी माँ और भाई गहरी नींद में सो रहे थे। उसने जेब से बटुआ निकाला। 5-5 के 10-12 नोट उसमें मुड़े हुए पड़े थे। उसने बटुए से सारे नोट निकालकर माँ के पैरों के पास रख दिए और बटुए को अपने सीने से लगाए बाहर निकल आया। सूरज निकल रहा था। गाड़ी में बैठा बैठा हंसता हुआ वह वापस अपने उस घर में जा रहा था जहाँ राख का ढेर और जूठे बर्तनों का नीरस संगीत उसके इंतज़ार में था। तो ये थी कहानी पगला। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।